जापान वो मुल्क है जहां हर साल 1500 से जायद ज़लज़ले आते हैं। Japan suffers a huge earthquake. ये वही मुल्क है जिस पर दुनिया की तारीख के न्यूक्लियर बॉम्ब्स गिराए गए। इसने नेचुरल डिजास्टर्स भी देखे और माशी तबाही भी, लेकिन इन सब के बावजूद आज जापान दुनिया की टॉप 5 इकोनॉमीज में शामिल है। और ये सिर्फ पैसों की बात नहीं, ये ऐसा मुल्क है जहां लंबी उम्र पाने वाले सेहतमंद लोग बाकसरत मिलते हैं। ऐसे लोग जिनमें आला तरीन डिसिप्लिन है, इंतहाई जदीद टेक्नोलॉजी है और मेयार ज़िंदगी हैरत अंगेज़ है। लेकिन सवाल ये है कि ये सब कैसे मुमकिन हुआ। हमेशा से ऐसा तो नहीं था। हमेशा उनके पास बहुत रिसोर्सेज नहीं थे। ये भी नहीं कि उनकी पॉपुलेशन सिर्फ स्मार्ट लोगों से भरी हुई थी, और ये भी नहीं कि उनके पास हमेशा से परफेक्ट सिस्टम था। असल वजह ये है कि उनके पास है एक अनब्रेकेबल माइंडसेट, क्योंकि अगर कोई बिल्डिंग गिर जाए तो उसे दोबारा बनाया जा सकता है, लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग माइंडसेट ना हो तो कोई अचीवमेंट पॉसिबल ही नहीं। आज मैं आपके साथ 7 जापानी फिलोसफीज शेयर करूंगा जो आपको 97% लोगों से आगे निकाल सकती हैं। और ये महज फिलोसफी नहीं है, मैं इसे ठोस हकायक और साइंस से साबित करूंगा। मैं आपको दिखाऊंगा कि आप इन्हें अमली तौर पर अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कैसे ला सकते हैं। दोस्तों, जापान ने इतनी मजबूत जहनीत कैसे तैयार की? ये उनके कदीम फ़लसफ़ों की वजह से है। ये वही फ़लसफ़े हैं जो कदीम जापानी लोग आम अफराद को जंगजुओं में तब्दील करने के लिए इस्तेमाल करते थे। एक आम शख्स को जब ये फ़लसफ़े सिखाए जाते तो वो ऐसा जंगजू बन सकता था जो जान भी ले सकता था और जान भी दे सकता था। जो प्रिंसिपल्स मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, आप इन्हें ज़िंदगी गुजारने का एक सिस्टम भी कह सकते हैं। एक ऐसा सिस्टम जो आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकालेगा और आपको डिसिप्लिन की तरफ ले जाएगा। आप उलझन से सुकून की तरफ और नाकामी से कामयाबी की तरफ बढ़ेंगे। इन फ़लसफ़ों की वजाहत के लिए मैं आपके साथ कई दिलचस्प कहानियाँ और वाक़यात भी शेयर करूँगा जो कि 100% रियल हैं। इसके अलावा मैं एक ऐसी आदत भी बताऊँगा जिसे आप आज ही से प्रैक्टिस करना शुरू कर सकते हैं। इस जदीद दौर में ये वो चीज़ है जो आपके लॉजिकल, इमोशनल दोनों दिमागों को खुश रखेगी। नंबर 1 प्रिंसिपल, शुगियो रिचुअल सफरिंग। ये फ़लसफ़ा कहलाता है शुगियो, जिसका मतलब है रस्मी मुशक्क़त। आपने मॉन्क्स को देखा होगा जो मुसलसल इंतहाई जिस्मानी तौर पर मुश्किल काम करते हैं, जैसे अपनी गर्दन से भारी घारियाँ खींचना या किसी दरख्त को हज़ारों बार मुक्के मारना ताकि उनके हाथ लोहे की तरह मजबूत हो जाएं। वो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी हासिल कर लेते हैं कि अपने जिस्म को कागज़ की तरह मोड़ सकते हैं। कुछ मॉन्क्स एक और जिस्मानी मुश्किल काम भी करते हैं। वो सर्दियों में जमा देने वाले आबशार के नीचे पुरसकून बैठे रहते हैं। उनका सारा जिस्म कांप रहा होता है, लेकिन फिर भी वो नहीं हिलते। आप ये पूछ सकते हैं वो खुद को ऐसी अजियत, ऐसे टॉर्चर में क्यों डालते हैं? वैसे ये अजियत नहीं है, ये शुगियो ट्रेनिंग की एक शक्ल है जो पहले आपको अंदर से तोड़ती है और फिर आपको पहले से ज़्यादा मजबूत बनाकर दोबारा तामीर करती है। देखें, आज की दुनिया में 99% लोगों का फोकस डिस्कम्फर्ट से भागने पर है। थोड़ी सी गर्मी लगे फ़ौरन एसी चला लेंगे, थोड़ा सा भी बोर हो रहे हैं फ़ौरन मोबाइल उठा लेंगे, भूख लगी है फ़ौरन ऑनलाइन ऑर्डर कर लेंगे। लेकिन जापानी ये बहुत खूब जानते हैं कि कंफर्ट इंसान को कमज़ोर बनाता है, इसीलिए वो ज़िंदगी को बेहतर रखने के लिए ये काम करते हैं। दर्द को ही प्रैक्टिस की एक शक्ल समझते हैं। वो रुकावटों को रुकावटें नहीं समझते, वो रुकावटों को रास्ता समझते हैं। हागाकोरे एक मशहूर जापानी किताब में लिखा है, जंगजू का रास्ता मौत में मिलता है, लेकिन इसका मतलब जिस्मानी मौत नहीं है। इसका मतलब है कंफर्ट से मोहब्बत करने वाले रूप को मार डालना, और कंफर्ट को मारने का एक बेहतरीन तरीका है डिसिप्लिन के जरिए। मियामोटो मुसाशी की मिसाल लीजिए, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में 60 से ज़्यादा ड्यूअल्स यानी मुकाबले जीते, लेकिन वो सिर्फ तलवार चलाने में माहिर नहीं थे, वो कैलीग्राफी में भी प्रैक्टिस करते थे, क्योंकि एक अच्छे ब्रश स्ट्रोक को बनाने के लिए
वही डिसिप्लिन दरकार होता है जो एक तलवार को कामिल तरीके से चलाने के लिए होता है। एक ऐसा डिसिप्लिन जो बोर करने वाला हो, थका देने वाला हो और डिमांड करने वाला होता है। इसीलिए आपको भी अपनी ज़िंदगी में शुगियो लाना शुरू कर देना चाहिए। जानबूझकर डिस्कम्फर्ट की तरफ बढ़ें, इससे भागें नहीं, इसका सामना करें। सर्दी लग रही है फिर भी ठंडे पानी से नहाएं। एक दिन बगैर पंखे या कंफर्ट के बैठने की कोशिश करें। 20 से 30 मिनट तक अपने फ़ोन के बगैर बैठने की कोशिश करें। सब छोड़ें, बस एक्सरसाइज करना शुरू करें। क्या आप जानते हैं सिर्फ 23% लोग बाकायदगी से एक्सरसाइज करते हैं। शुगियो की एक जदीद शक्ल एक्सरसाइज है। अगर आप सिर्फ ये एक आदत बना लें जहां आप जिम में अपने आप को तोड़ते हैं तो आप पहले ही 77% लोगों से आगे हो जाएंगे। आपको ये डिसिप्लिन के साथ करना है। और एक बात और याद रखें, डायरेक्शन के बगैर डिसिप्लिन महज सफरिंग है। लेकिन हाँ, आपको बेमानी तौर पर सफरिंग नहीं करनी। दर्द के पीछे एक मकसद होना ज़रूरी है और वो मकसद दूसरे नंबर के असूल से आता है। प्रिंसिपल नंबर 2, इकागाई, रीज़न फॉर लिविंग। ये आपको बताता है कि आग को किस सिमत में छोड़ना है। इकागाई आपकी हर सुबह तवानाई और जोश के साथ उठने की वजह है। ये आपको मकसद देता है जो आपकी रूटीन को एक रिचुअल में बदल देता है और आपके दर्द को तरक्की में। जापान में डॉक्टर शिगेयाकी हिनोहारा नामी एक डॉक्टर हैं जिन्हें दुनिया के तवील तरीन खिदमत करने वाले फिजिशियन के तौर पर जाना जाता है। उन्होंने कई किताबें लिखी, लाखों मरीजों का इलाज किया, बेशुमार लेक्चर्स दिए और उन्होंने काम करना कभी नहीं छोड़ा। यहाँ तक कि अपनी बड़ी उम्र में भी नहीं, वो 100 साल के होने के बाद भी काम करते। लोग अक्सर उनसे कहते, अब आप इतने बूढ़े हो चुके हैं, आपको अब भी काम करने की क्या ज़रूरत है। इस पर वो मुस्कुरा कर कहते, मेरे पास दुनिया को देने के लिए अभी बहुत कुछ है। और हर सुबह वो इसी जोश के साथ उठते दूसरों की मदद करने के लिए, क्योंकि यही उनका इकेगाई था। क्या आप जानते हैं साइंस भी इस बात की तस्दीक करती है कि जापान में दुनिया के सबसे ज़्यादा उम्र पाने वाले लोग रहते हैं, ख़ास तौर पर वो इलाके जहां लोग अपनी ज़िंदगी में इकेगाई पर अमल करते हैं। इसीलिए आपको भी एक चीज़ ढूंढनी चाहिए और उसे अपने पूरे दिल से करने की कोशिश करनी चाहिए। अपने इकागाई को दरियाफ्त करने की कोशिश करें, क्योंकि 92% लोग गोल सेट करते हैं लेकिन उन पर कायम नहीं रहते। लोग अपने गोल्स को छोड़ देते हैं, ख़ास तौर पर आज की दुनिया में जहां हर कोई आपको अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है, आपका फोकस चुराने की कोशिश कर रहा है और इसकी वजह से कभी कभार आपका इकागाई भी फ्रस्ट्रेशन में बदल सकता है। इसीलिए अगला असूल समझना ज़रूरी है ताकि आपका इकेगाई मायूसी में ना बदल जाए। प्रिंसिपल नंबर 3, कोडावारी, एक्सीलेंस इन स्मॉल थिंग्स। फोकस के साथ एक्सीलेंस की खालिस तरीन शक्ल देखें। इकागाई आपको वाई देता है जबकि कोडावारी आपको हाउ देता है। जापानी सकाफत में यहाँ तक कि जब वो सबसे छोटे काम भी करते हैं तो उसे पूरे दिल और इंतहाई दुरुस्तगी के साथ करते हैं। आपने शायद YouTube पर वीडियोस देखी होंगी जहां जापानी लोग अपनी स्लीपर्स भी उतार कर बड़ी सफाई से बिल्कुल सीधी रखते हैं। मैंने देखा है कि वो अपनी डेकोरेटिव चीज़ें और बहुत सारी चीज़ें बहुत केयर और फोकस के साथ करते हैं। बाकी मुल्कों के लोग बस जैसे दिल चाहा करते रहते हैं। इसकी एक बेहतरीन मिसाल है जीरो दी सुशी मास्टर। क्या आप जानते हैं जापान में जीरो ओनो नामी एक शेफ हैं जो 90 साल से ज़्यादा उम्र का है और फिर भी वो हर रोज़ वही काम करता है जो वो रोज़ करता है। वो शायद आसान लगे सिर्फ सुशी बनाना, लेकिन वो उसे एक्सीलेंस के साथ करता है। वो बहुत सफाई के साथ चावल लेता है, परफेक्ट टेम्परेचर बरकरार रखता है, मछली को एग्जैक्ट और बेऐब तरीके से काटता है। हर चीज़ बिल्कुल ठीक होती है हर एक बार, चाहे कोई देख रहा हो या ना देखे। और यही वजह है कि उसे 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 स्टार्स मिले हैं। यहाँ तक कि ओबामा ने उसकी सुशी खाने के बाद उसकी तारीफ करते हुए कहा कि अब तक की बेहतरीन सुशी में से एक है। ये भी कोडावारी की एक शक्ल है। अब आप इस प्रिंसिपल को कैसे अप्लाई कर सकते हैं? आज सिर्फ 14% लोग ही
नए टूल्स जैसे AI वगैरह को अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। सिर्फ 14% लोग किसी चीज़ में खुद को मास्टर बनाने के लिए, अगर आप 86% लोगों से आगे निकलना चाहते हैं तो इन टूल्स को इस्तेमाल करना शुरू कर दें। अगर आप इन सब को इस्तेमाल नहीं कर सकते तो कम से कम कुछ शोबों में छोटी छोटी तफसीलात पर फोकस करें, एक्सीलेंस के पीछे भागें, चीज़ों को अपने पूरे दिल से करने की कोशिश करें, अपनी 100% कोशिश दें। ये सब करते हुए एक बात का ख्याल रखें, कभी कभार अपनी 100% कोशिश देने के बाद भी, हर चीज़ ठीक करने के बाद भी चीज़ें आपकी ख्वाहिश के मुताबिक नहीं होती, और यही वो जगह है जहां ज़्यादातर लोग टूट जाते हैं, क्योंकि वो उन चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं जो उनके इख्तियार में नहीं होती। और यहीं पर अगला असूल आता है जो आपको कुछ अहम सिखाता है। क्या आपके साथ ऐसा हुआ है जब आपने अपनी पूरी कोशिश, अपना पूरा 100% दिया, आपने बहुत मेहनत की, लेकिन आपके बच्चे के नताइज अच्छे नहीं आए, या कुछ ऐसा हुआ जो बिल्कुल आपके कंट्रोल से बाहर था और आप वाकई परेशान हो गए? ऐसे लम्हात में जापानी कहते हैं शिकाता गा नहीं। अल्फाज बहुत अजीब हैं क्योंकि ये हमारी लैंग्वेज नहीं है, लेकिन मैं आपको उर्दू में ट्रांसलेट करके बता रहा हूँ आपकी आसानी के लिए। इस लफ्ज का मतलब है इसका कोई इलाज नहीं। 2011 में जब सुनामी ने जापान को ठोकर मारी, triggering a massive tsunami. पूरे के पूरे कस्बे तबाह हो गए। लोगों ने अपने घर खो दिए, अपने खानदान खो दिए, और उनकी तमाम चीज़ें हर तरफ बिखरी पड़ी थी। लेकिन फिर भी उन्होंने क्या किया? जापानी लोग परेशान नहीं हो रहे थे, वो लड़ नहीं रहे थे या गुस्से में रद्द अमल नहीं दे रहे थे। इसकी बजाय वो पुरसुकून अपने इर्द गिर्द सफाई कर रहे थे, सब कुछ दोबारा तरतीब देने में लगे हुए थे, कोशिश कर रहे थे। ना कोई परेशानी, ना कोई ब्रेक डाउन, सिर्फ एक जुमला सुना जा सकता था, शिकाता गा नहीं। इसका कोई इलाज नहीं। इसका मतलब हार मानना या सरेंडर करना नहीं है, ये मत समझिए। इसका मतलब है जज्बाती वजाहत रखना। देखें, ये हमारे साथ भी होता है। कोई अपनी नौकरी खो देता है, कोई ब्रेकअप से गुजरता है या ट्रैफिक जाम में फंस जाता है, और हम आम तौर पर क्या करते हैं? हम परेशान हो जाते हैं, हम बहस करते हैं और अक्सर ऐसे काम करते हैं जो हमें और भी ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन ये असूल क्या सिखाता है? स्ट्रेस मत लो, अपनी एनर्जी बचाओ और इसे उन चीज़ों पर इस्तेमाल करो जिन पर आप वाकई ही कंट्रोल कर सकते हो। आप अपने दिमाग को 10 गुना हल्का कर लेंगे। अब एक आदत जो आप अपनी ज़िंदगी में ला सकते हैं, बेकार खबरें और वो तमाम चीज़ें देखना बंद कर दें जिन पर आपका ज़ीरो कंट्रोल है। इसकी बजाय अपने आप पर फोकस करें, अपने आप को बेहतर बनाने पर काम करें और उन चीज़ों को कबूल करें जिन पर आप कंट्रोल नहीं कर सकते। जब आप चीज़ों को वैसा ही कबूल करना सीख जाते हैं जैसा कि वो हैं, तो आप ज़िंदगी में कुछ दरारें, कुछ फ्लॉस और इम्परफेक्शंस महसूस करना शुरू कर देंगे। और इस मौका पर आपको अगला जापानी फ़लसफ़ा समझने की ज़रूरत है। प्रिंसिपल नंबर 5, वाबी साबी, ब्यूटी इन इम्परफेक्शंस। क्या आप जानते हैं जापान में किंटसुगी नामी एक रवायत है, एक ऐसी रस्म जहां अगर एक बाउल टूट जाता है तो वो उसे फेंकते नहीं हैं बल्कि उसे मुरम्मत करते हैं। वो उसे किसी भी तरीके से ठीक नहीं करते, वो उसे सोने या चांदी के रंग की ग्लू का इस्तेमाल करके मुरम्मत करते हैं। और वो ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि क्रैक्स को छुपाने की बजाय वो उन्हें हाईलाइट करना चाहते हैं। इसके ज़रिए वो एक ताकतवर पैगाम देते हैं, टूटी हुई चीज़ें भी कीमती हो सकती हैं। हर चीज़ को परफेक्ट नज़र आना ज़रूरी नहीं है। दर हकीकत अक्सर वही नाक़िस चीज़ें सबसे ज़्यादा हकीकी होती हैं। ये एक बहुत खूबसूरत फ़लसफ़ा है अगर आप वाकई इसके बारे में सोचें। कई बार हम अपनी इम्परफेक्शंस को छुपाने की बहुत कोशिश करते हैं। अगर हमें एक वीडियो बनानी है तो हम चाहते हैं कि वो बिल्कुल परफेक्ट हो। अगर हमें कोई काम करना है तो हम परफेक्शन के हसूल का टारगेट लगाते हैं और चीज़ों को परफेक्ट बनाने की कोशिश में हम अक्सर शुरू ही नहीं करते। याद रखें, आपकी ज़िंदगी में थोड़ी सी इम्परफेक्शन कोई बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन हाँ,
آپ کو ایکسیلنس کے پیچھے بھاگنا چاہیے، لیکن چیزوں کو پرفیکٹلی کرنے کے نام پر خود کو روکیں نہیں۔ یہ ایک میٹھا توازن ہے، سویٹ بیلنس، اور جس دن آپ اسے سمجھ جائیں گے آپ واقعی زندگی گزارنے کا لطف اٹھانا شروع کر دیں گے۔ تحقیقات سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ زیادہ تر نئے لوگ تقریباً 80 سے 90% اس لیے کام اپنا چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ وہ ابھی تیار ہی نہیں ہے۔ اسی سوچ کی وجہ سے وہ کوئی قدم ہی نہیں اٹھاتے، لیکن اگر وہ کمال پسندی، ہر چیز بالکل کامل کرنے کی ضد کو چھوڑ کر صرف بہتر سے بہتر بننے کی کوشش کریں تو ایک دن ایسا بھی آ سکتا ہے کہ دنیا خود انہیں پرفیکٹ کہے گی۔ پرنسپل نمبر 6، کائزن۔ کائزن کا مطلب ہے روزانہ تھوڑی تھوڑی بہتری۔ کچھ بھی شروع کریں اور پھر ہر دن اس میں تھوڑی سی ترقی کرتے رہیں۔ بڑی تبدیلیوں کی ضرورت نہیں ہے، چھوٹی چھوٹی مسلسل بہتریاں بھی وقت کے ساتھ بڑے نتائج لا دیتی ہیں۔ مثال کے طور پر کیا آپ جانتے ہیں 1950 میں ٹویوٹا کی اسمبلی لائن پر ایک ورکر نے محسوس کیا کہ کار کا دروازہ لگانے میں 4 سیکنڈز ایکسٹرا لگ رہے ہیں۔ یہ ایک چھوٹی سی بات تھی، دروازے کو صحیح طریقے سے فٹ ہونے کو یقینی بنانا، لیکن اس نے اس چھوٹی سی تفصیل کو بہتر بنانے پر فوکس کیا۔ اس نے اس چیز کی رپورٹ کی تاکہ ڈیزائن کو تیز اور زیادہ ایفیشنٹ بنایا جا سکے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ کیا ہوا؟ اس چھوٹی سی تبدیلی کی وجہ سے جب ان 4 سیکنڈ کو لاکھوں کاروں میں ضرب دیا گیا تو اس نے ہزاروں گھنٹے اور لاکھوں ڈالر بچا دیے۔ صرف ایک چھوٹی سی چیز پر فوکس کرنے سے اس کمپنی نے میسیو ریزلٹس حاصل کیے، اور یہی ہے کائزن۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں روزانہ کی تبدیلیاں، روزانہ کی بہتریاں۔ آپ اسے ایک بہت طاقتور ہیبٹ کے ذریعے اپلائی کر سکتے ہیں۔ ریڈنگ۔ کیا آپ جانتے ہیں 70% سے زیادہ لوگ کالج کے بعد دوبارہ کبھی کتاب ہی نہیں پڑھتے؟ وہ اپنے مائنڈ سیٹ کو بڑھانا مکمل طور پر بند کر دیتے ہیں، لیکن یہاں تک کہ اگر آپ صرف ایک کتاب تھوڑی سی، صرف 1 یا 2 صفحات روزانہ پڑھیں تو بھی آپ اپنے آپ میں ڈیلی پرسنٹیج امپرومنٹ لا سکتے ہیں، اور جب وہ وقت کے ساتھ کمپاؤنڈ ہوتی ہیں تو یہ ایک میسیو رزلٹ پیدا کرتی ہیں۔ میں نے آپ کو 6 اصول بتا دیے ہیں، لیکن 7واں اصول سب سے اہم ہے۔ ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک کر کے ایک چھوٹا سا کمنٹ کر دیں، اتنی اچھی ویڈیو بنانے میں بہت محنت لگتی ہے۔ پرنسپل نمبر 7، دانشاری، ڈی کلٹرنگ لائف۔ کیا آپ اس کے بارے میں جانتے ہیں؟ جاپان میں ہیڈوکی یاماشیتا نامی ایک مصنفہ ہیں جنہوں نے اس خیال کو مقبول بنایا۔ دانشاری بنیادی طور پر وہ چیز ہے جو اس نے ایک عورت کی مدد کرتے ہوئے استعمال کی جو اپنی زندگی میں بہت کھوئی ہوئی اور پھنسی ہوئی محسوس کر رہی تھی۔ اس عورت کے پاس اس کے چھوٹے سے ٹوکیو اپارٹمنٹ میں 3000 سے زیادہ کتابیں تھیں۔ ہاں، 3000 سے بھی زیادہ۔ ہیڈوکو نے اس سے پوچھا، جب آپ اپنے گھر میں داخل ہوتی ہیں تو کیا آپ طاقتور محسوس کرتی ہیں یا بے بس؟ جیسے ہی عورت نے یہ سنا اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا، میں بہت بے بس اور گھٹن محسوس کرتی ہوں۔ اتنی ساری کتابوں کے درمیان ہیڈوکو نے اس سے کہا، یہاں سے تمام کتابیں ہٹانا شروع کر دیں اور صرف وہی رکھیں جنہوں نے آپ کی روح کو چھوا ہے۔ بنیادی طور پر اس کے ارد گرد جمع ہونے والی کلٹر وہ اسے ہٹانے لگی، اور جیسے ہی وہ اسے صاف کرنے لگی اس کا دماغ بھی پرسکون ہونے لگا۔ اس نے اپنے ٹاکسک جاب چھوڑ دی اور آرٹ پر فوکس کرنا شروع کر دیا۔ اس نے کہا، اس دن میں نے صرف اپنا گھر ہی صاف نہیں کیا، میں نے اپنے دماغ اور اپنی آئیڈینٹی کو بھی صاف کیا، اور یہی دانشاری کا مطلب ہے۔ فومیو ساساکی کی کتاب گڈ بائی تھنگز میں وہ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس جتنا کم ہوگا زندگی میں آپ کو اتنی ہی زیادہ کلیئرٹی حاصل ہوگی۔ یاد رکھیں دوستو، یہ 7 فلسفے صرف جاپان تک محدود نہیں ہیں، یہ در حقیقت انسانی فطرت کے قریب ترین اصول ہیں جو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ میں بھی واضح نظر آتے ہیں۔ نمبر 1، شوگیو، مشقت۔
ہمیں صبر اور استقامت سکھاتا ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد ہے بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ہمارا اسلام بھی بتاتا ہے کہ انسان مشکلات سے سیکھتا ہے، مشقت سے ہی سیکھتا ہے، وہ مضبوط ہوتا ہے۔ نمبر 2، اکاگائی، مقصد ہمیں زندگی کا مقصد دیتا ہے، اور اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمارا حتمی مقصد اللہ کی رضا ہے۔ ہمیں دنیا اور آخرت میں اپنا اچھا مقصد بنانا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے۔ نمبر 3، کوڑاواری، ہمارا اسلام بھی ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ ہمیں کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے اس کام کو اللہ کے اوپر چھوڑ دینا چاہیے اور پھر اپنی پوری کوشش کرنی چاہیے اس کام کو بہتر طریقے سے کرنے کے لیے۔ نمبر 4، شگاتا گانائی، یہ پرنسپل ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ پر بھروسہ رکھنا اور اس کے فیصلے پر راضی رہنا۔ جو چیز آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش نہ کریں، اللہ پر چھوڑ دیں، اللہ کی رضا میں راضی رہیں۔ نمبر 5، وابی سابی، ہمیں سکھاتا ہے کہ کمال صرف اللہ کی صفت میں ہے اور انسان سے خطا ہوتی ہے۔ انسان کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میں 100% پرفیکٹ ہی کروں، انسان کو کام میں لگ جانا چاہیے، اپنا پورا 100% لگا دینا چاہیے۔ یہ انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ صرف 100% پرفیکٹ ہوگا تو ہی میں سٹارٹ کروں گا، 100% پرفیکٹ صرف اللہ ہے۔ نمبر 6، کائزن، مسلسل بہتری، ہمیں آہستہ آہستہ بہتر ہونے کی ترغیب دیتا ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے وہ اعمال جو تھوڑے ہوں مگر مسلسل ہوں اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ نمبر 7، دانشاری، یہ پرنسپل ہمیں سادگی کی طرف راغب کرتا ہے جو کہ اسلامی تعلیمات کا اہم حصہ ہے۔ تو دوستو آج ہی سے ان میں سے کسی ایک فلسفے کو اپنائیں، چاہے وہ روزانہ 10 منٹ ورزش ہو یا ایک کتاب کا صفحہ پڑھنا ہو یا اپنے کام میں بہتری لانا ہو۔ یاد رکھیں چھوٹے چھوٹے اقدامات ہی بڑی کامیابیوں کی بنیاد بنتے ہیں۔ کمنٹ میں بتائیں کون سی ہیبٹ آپ اپنائیں گے، کون سا پرنسپل آپ اپنائیں گے اور آپ کس کام میں کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں، کمنٹ میں شیئر کریں۔ ویڈیو پسند آئی لائک کریں، کمنٹ کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ ملتے ہیں جلد ہی ایک نئے ویڈیو کے ساتھ۔